इस साल जब अगस्त के पहले हफ्ते में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के एक छोटे से शहर की रहने वाली निकोल स्मिथ लुडविग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की चोटी पर जाकर कहा कि हाय मॉम, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो वो सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बारे में बात नहीं कर रही थी। ये ऊंचाई दुबई की भी थी, जो बहुत ही कम समय में विकास करता हुआ बुर्ज खलीफा बन गया है और इसमें और मंजिलें बढ़ती जा रही हैं। स्काई डाइवर और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की खिलाड़ी निकोल स्मिथ ब्रिटेन की तरफ से संयुक्त अरब अमीरात को यात्रा प्रतिबंध की रेड लिस्ट से बाहर निकाले जाने पर राष्ट्रीय एयरलाइन एमिरेट्स के लिए एक विज्ञापन में काम कर रही थी। दुनिया में इससे पहले कभी भी इतनी ऊंचाई यानी 828 मीटर की ऊंचाई पर कोई विज्ञापन नहीं फिल्माया गया था, लेकिन इससे पहले किसी और देश ने इतने कम सालों में इतना ज्यादा विकास भी नहीं किया है। जहां 30 साल पहले तक सिर्फ धूल उड़ती नजर आती थी, वहां अब दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें और अत्याधुनिक मेट्रो दौड़ती नजर आती है। जहां कभी दूर दूर तक कोई 1-2 मंजिला मकान दिखाई देता था, वहां अब शानदार गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं और दुनिया भर के पर्यटक और कारोबारी लोग, जिनकी प्राथमिकता लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क होते थे, अब दुबई का रुख करते हैं। जब भी संयुक्त अरब अमीरात की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में दुबई का ही नाम आता है, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात की बात असल में दुबई की बात है। हालांकि अबू धाबी, शारजाह, रास अल खैमा और दूसरे राज्यों का भी अपना एक स्थान है, लेकिन दुबई बस दुबई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में डायरेक्टर ऑफ गल्फ स्टडीज के प्रोफेसर ए.के. पाशा का कहना है कि दुबई के लोग मोतियों का व्यापार करते थे और उन्हें बेचने के लिए आसपास के इलाकों में जाते थे। इसी तरह अन्य व्यापारी भी यहां आकर अपना माल बेचते थे। ये क्षेत्र एक व्यापारिक नेटवर्क बन गया था और कुवैत या बसरा के व्यापारी भारत के गुजरात, केरल या जजीराबाद जाते हुए दुबई में जरूर रुकते थे। मोती के व्यापार से अमीराती लोगों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन जब जापानियों ने कृत्रिम मोती बनाने का तरीका खोजा तो अमीराती मोतियों की मांग धीरे धीरे कम होने लगी और उद्योग कम होते होते लगभग खत्म हो गया। तेल की खोज के बाद बहुत से अमीराती लोगों ने मोतियों का कारोबार छोड़ दिया और तेल के सेक्टर में व्यापार करना शुरू कर दिया। और जब 1971 में उन्हें ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली तो तेल का उत्पादन अचानक बढ़ गया, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिला और दुबई व्यापार का केंद्र बन गया। जिस देश में 1979 से 80 तक धूल उड़ती थी, जहां केवल 1 या 2 मंजिला घर होते थे, जिन्हें स्थानीय तौर पर ग्राउंड+1 और ग्राउंड+2 अपार्टमेंट कहा जाता था, अब वहां दुनिया के लगभग 200 देशों के लोग रहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? दुबई में किसी से भी पूछें तो यही जवाब मिलता है कि ये दुबई और आबू धाबी के शासकों की दूरदर्शिता का नतीजा है। उन्होंने आजादी के तुरंत बाद ही ये तय कर लिया था कि देश को कहां ले जाना है। दुबई में विजन शेख राशिद का था, जिसे शेख मोहम्मद ने पूरा किया और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। अगर शेख जायद ने संयुक्त अरब अमीरात के राज्यों को एकजुट करने और उन्हें तेल संपदा के माध्यम से समृद्ध बनाने में भूमिका निभाई, तो दूसरी ओर शेख राशिद ने तेल से आगे के भविष्य के बारे में सोचा। उनकी सोच को उनके वंशजों ने और आगे बढ़ाया और दुबई को एक तेल निर्भर राज्य से दुनिया का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना दिया। डॉक्टर पाशा कहते हैं कि दुबई के विकास के पीछे सिर्फ और सिर्फ शेख राशिद अल मखतूम का विजन है, क्योंकि दुबई के पास तेल बहुत कम है और उन्होंने सोचा कि अगर वो व्यापार में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे, दूसरे देशों के व्यापारियों को सुविधाएं देंगे, तो वो निश्चित रूप से अपने फायदे के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दूसरी बात यह है कि वो हर नई चीज का अनुभव करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि इससे उन्हें कितना फायदा होगा। मशहूर है कि कुछ साल पहले एक ऐसा समय भी आया था जब पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा क्रेनें दुबई में मौजूद थीं। ये दौर दुबई के तेज गति से होने वाले कंस्ट्रक्शन का दौर था। उस दौरान दुबई को अबू धाबी से जोड़ने वाले मुख्य शेख जायद राजमार्ग को आधुनिक स्तर पर बनाया गया था। दुबई मरीन, बुर्ज खलीफा, जुमेरा लेक टावर्स, जुमेराह हाइट्स, पाम जुमेराह जैसी प्रमुख परियोजनाओं को शुरू किया गया था और दुबई एयरपोर्ट की एक साधारण सी इमारत को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बनाया गया। यहाँ ये दिलचस्प बात भी बताना जरूरी है कि पाम जुमेराह जो एक कृत्रिम द्वीप है, उसके निर्माण के लिए किसी कंक्रीट या लोहे का उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि समुद्र तल से 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकालकर उससे द्वीप का निर्माण किया गया था। प्रोफेसर पाशा कहते हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 20 या 30 सालों में किसी देश को इस तरह से बदल देना एक जबरदस्त उपलब्धि है।
दुबई एक वित्तीय केंद्र बन गया है, एक रीजनल पावर हाउस बन गया है, बंदरगाहों को आधुनिक स्तर पर बनाया गया और बुर्ज खलीफा जैसी 828 मीटर ऊंची गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किया गया। तेल में भी ये दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन गया है। पर्यटन स्थल भी है, मेडिकल हब भी बनाया गया है, अच्छे अस्पताल हैं। इसके अलावा मिस्र, इराक और सीरिया जैसे अरब देशों के कमजोर होने से इस क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा है। दुबई के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार खलीज टाइम्स के बिजनेस एडिटर मुजफ्फर रिजवी कहते हैं कि दुबई ने पिछले 18 सालों में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो इसे अपने प्रतिद्वंदी और पड़ोसी राज्यों से आगे रखता है। इसने 2005 और 2006 में बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और दुबई मेट्रो जैसे मेगा डेवलपमेंट की घोषणा की और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद इन मेगा प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया। दुबई मेट्रो एक बड़ी सफलता है। कुछ साल पहले तक ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि लोग निजी एसयूवी, लग्जरी कारों और जीपों पर मेट्रो को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि दुबई में पेट्रोल पानी से सस्ता है। आज लोग समय बचाने और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दुबई मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। जब साल 2007 और 2009 के बीच वैश्विक आर्थिक संकट आया तो बाकी दुनिया की तरह संयुक्त अरब अमीरात भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ और इसकी आधुनिक विकास योजनाएं रुक गयी। लेकिन फिर दुबई जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया और 2012 के बाद प्रॉपर्टी मार्केट में सुधार होने लगा। संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया से जोड़ने में इसकी राष्ट्रीय एयरलाइन एमिरेट्स ने भी अहम भूमिका निभाई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की स्थिति को देखते हुए शायद बहुत से लोगों को विश्वास न हो कि एमिरेट्स एयरलाइन की स्थापना में PIA की बड़ी भूमिका है। कराची पाकिस्तान का वो पहला शहर था जहां एमिरेट्स की पहली उड़ान EK 600 उतरी थी और पाकिस्तान पायलटों और इंजीनियरों ने ही एमिरेट्स की तकनीकी मदद की थी। तो दुबई चुंबक की तरह लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि क्या इसके आकर्षण की वजह यहाँ की आसान टैक्स नीतियाँ, ड्यूटी फ्री जोन्स, बिजनेस फ्रेंडली वातावरण, कोविड के खिलाफ सफल रणनीतियाँ, सुंदर रेतीले बीच और इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग है। हाँ, यकीन कीजिए, यहाँ खुश रहने का भी एक मंत्रालय था जिसे कोविड संकट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के तहत कर दिया गया।